हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंडियन इकोनॉमी और वी कुड से द सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे लैंड रिफॉर्म सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी नीड क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस रहेगा टू अंडरस्टैंड द अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, या वी कुड से अबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी के साथ ही काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का और सेक्टरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अर्लियर वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जब हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, भूमि सुधार की बात करते हैं, तो जिसके अंदर वो सारे रिफॉर्म्स आ जाते हैं जो लैंड ऑनरशिप और लैंड होल्डिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। लैंड रिफॉर्म के मतलब होते हैं कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करना, जिससे क्या है कि जो लोग एक्चुअल में मतलब लैंड की कल्टीवेशन करते हैं, उनके पास ओनरशिप चली जाए। लैंड रिफॉर्म employs such institutional changes which turn over ownership of farms to those who actually till the soil, के जो एक्चुअल में कल्टीवेट करते हैं। और उसी तरह क्या है कि साइज ऑफ द फार्मिंग को कंसोलिडेट किया जाए ताकि वो ऑपरेशनली वायबल हो जाए। लैंड रिफॉर्म मीन्स सच मेयर एज द अबॉलिशन ऑफ द जिम्मेदारी सिस्टम, टेनेंसी रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। Under the chairmanship of J.C. Kumarappa, a committee was formed to investigate the land issue. The Kumarappa Committee recommended broad agrarian reform in its report, the abolition of intermediary tenancy reforms, fixed ceiling on landholding, and consolidation of landholding. अब हम सबसे पहले अबॉर्शन ऑफ इंटरमीडियरी के अंदर जो है कि उस वक्त इंडिपेंडेंस से पहले जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रियायतवारी सिस्टम जो है उसको पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जिम्मेदारी टेन्योर के अंदर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 इन बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर था कि लैंड वाज हेल्ड बाय 1 पर्सन, या बहुत कम ऑनर होते थे जो कि लैंड रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती थी कि उन्होंने लैंड की जो रेवेन्यू है वो पे करना है सरकार को। सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी तरह यहाँ पे जैसे जमींदारी, जागीरदारी, इनामदारी, तो प्रिंसली स्टेट जो थी आर्टिफिशियल क्रेडिट थी। और यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्टर थे, पहले उनका जो काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना था, अब उनका जो स्टेटस था वो इन्हांस करके लैंड ऑनर्स बना दिया गया था। आज जिम्मेदारी सेटलमेंट जो है दो तरह की होती है, एक परमानेंट सेटलमेंट और दूसरी टेम्पररी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था कि फिक्स लैंड रेवेन्यू जो है लॉन्ग समय तक, और ये बंगाल, नॉर्थ मद्रास एंड बनारस के अंदर प्रेजेंट था। टेम्पररी सेटलमेंट कहने को टेम्पररी सेटलमेंट थी, बट इसके अंदर लैंड रेवेन्यू जो था 20 और 40 ईयर्स की रेंज में असेस किया जाता था, और जो कि रिवाइज भी होता रहता। और इट वाज इफेक्टेड विद रिमेनिंग जमींदार ऑफ बंगाल, तालुदार एंड ऊद एक्सेट्रा। और उसी तरह क्या है कि सरकार के बीच में और जो एक्चुअल उसको टिल करते, एक्चुअल कल्टीवेट करते थे जिम्मेदार जो थे, वो इंटरमीडिएट, और उनका जो इंटरेस्ट था कि कैसे हम जो ये लोग टिल करते हैं, जो कल्टीवेट करते हैं, उनसे भारी भरकम लगान कैसे वसूल करना है। जमींदार विलेज जो थे वो दो एग्रीकल्चर क्लासेस के अंदर डिवाइडेड थे, एब्सेंटी ऑनर जो कि एक्चुअल टिलर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते, और नॉन ऑनर कल्टीवेटर्स। तो यहाँ पे क्योंकि वो इतना ज्यादा मतलब इनसे भारी भरकम लगान वसूल करती थी, तो बाकी जो बचता था वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के बराबर ही रह जाता था। वो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। सेकेंड है महलवारी टेन्योर। विलेजेस लैंड वर जॉइंटली
मतलब जो थी विलेज कम्युनिटीज, द मेंबर ऑफ विच वर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये आगरा, ऊध एंड लेटर इन पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके अंदर क्या था कि जैसे विलेज कॉमन या जो भी शामलट जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो सारी विलेज कम्युनिटी की होती थी। और उसी तरह जो वेस्ट लैंड होती थी वो भी विलेज कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। और यहाँ पे विलेज कम्युनिटी जो है इसको रेंट आउट कर सकती थी और कम्युनिटी मेंबर के अंदर उस रेंट को डिवाइड कर दिया जाता था। और इसके अंदर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। महालवारी टेन्योर जो थी सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ मुस्लिम ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक सर्टन सम जो थी असेस किया जाता था लैंड रेवेन्यू फॉर द होल विलेज। और उसी तरह जो को शेयर होते थे, जो उस लैंड को वो लेते थे, वो ज्वाइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते। और विलेज नंबरदार जो थे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसके बदले में क्या था कि उनको 5% कमीशन अवेलेबल होता था। रियोतवारी टेन्योर के अंदर जो था कि लैंड में बी हेल्ड इन सिंगल इंडिपेंडेंट होल्डिंग। अब जो इंडिविजुअल होल्डर्स होते थे वो स्टेट को लैंड रेवेन्यू पे करते थे। फर्स्ट रियोतवारी सेटलमेंट जो था 1972 के अंदर किया गया था। और ये जो प्रोडक्ट थी हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक थी और ये बॉम्बे, बरार एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर प्रेजेंट थी। रियोत जो कि उस लैंड को किराए पे लेता था, रेंट पे लेता था, वो आगे फर्दर भी इसको किराए पे ले सकता था। और उसके बाद जैसे वो जो भी लैंड रेवेन्यू उसके ऊपर एप्लीकेबल होता था वो पे करता रहता था। तो उसके पास परमानेंट राइट जो होता था टेनेंसी का होता था। और उसी तरह हम देखते हैं कि कोई जिम्मेदारी सिस्टम के अंदर, क्योंकि जिम्मेदार लोग जो थे जो एक्चुअल किल करता था उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, उससे भारी भरकम लगान लेते थे। The only aim of जिम्मेदारी was to exploit the farmer। तो वहां पे वो फार्मर को एक्सप्लॉइट करते थे और बहुत भारी भरकम जो था हैवी रेंट उनसे चार्ज किया जाता था। तो इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि टिलर जो था उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी, क्योंकि उसको लगता था कि मैं ज्यादा ग्रो करता हूँ, सब कुछ तो जिम्मेदार ले जाएगा। तो वहां पे जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ही बैकवर्ड हो गई थी और सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग तक रिड्यूस हो गई थी। जिम्मेदार सिस्टम की इतनी बुराइयां थी तो इसकी अबॉर्शन इसको खत्म करना बहुत ही जरूरी था। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो 40% ऑफ लैंड जो थी वो जिम्मेदारी सिस्टम के अंदर थी। इंडिपेंडेंस के अंदर ये था कि किस तरह से इसको लेजिस्लेट किया जाए कि हमने इंटरमीडिएट जो है उसको खत्म करना है। After the independence, legislation of the abolition of Jimidari system in different states they were passed. The first act meant for abolishing Jimidari system was passed in 1950 in Bihar. उसके बाद उत्तर प्रदेश 1952 और उसके बाद धीरे धीरे करके सारी स्टेट्स के अंदर। So these are the feature of the Jamidari abolition. We can say abolishment of the uh, intermediary। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जमींदारों से लैंड ले ली गई थी और उनको कंपनसेशन पे कर दिया गया था। ऑनरशिप राइट उनके खत्म कर दिए गए थे। और उस तरह से देखा कि जो 20 मिलियन फार्मर थे, जो 2 करोड़ फार्मर्स थे, वो सीधा मतलब उनके बीच में जो इंटरमीडिएट थे वो खत्म हो गए थे। अब उनका कॉन्टेक्ट जो था सीधा गवर्नमेंट के साथ था। और उसी तरह सम केसेस के अंदर कंपनसेशन वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। और जो पीरियड ऑफ बॉन्ड था ये 10 to 30 ईयर्स के बीच में वेरी करता था। और उसी तरह एक फंड जो था क्रिएट किया गया था जमींदारी अबॉर्शन फंड, जो कि बॉन्ड्स की पेमेंट करता था। ऑनरशिप ऑफ लैंड जो थी वो जमींदारों से ले ली गई थी, दैट वाज गिवन टू द फार्मर जो इसको कल्टीवेट करते थे। द लेटर वर नाउ कॉल्ड भूमिदा, दोज कल्टीवेटर हु वांटेड टू एक्वायर ऑनरशिप। ऐसे था कि जो लोग कल्टीवेट करते थे उनको भूमि के राइट्स दे दिए गए थे। उनको जो भी वो रेंट पे करते था उसका मल्टीपल टाइम जो था सरकार ने फिक्स किया होता। अगर वो पे कर देते हैं तो वो उसके भूमिदार बन जाते हैं। तो कॉमन ओनरशिप ओवर कॉमन लैंड ऑफ द विलेज सच एज वेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे जानवर जो थे चारा चरते थे, जो कि जमींदार ओन करते थे, वो गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर थी और ये विलेज पंचायत को दे दी गई थी। और उसी तरह क्या था कि जो लैंड जमींदार खुद कल्टीवेट करते थे सिर्फ वही जमीन उनके पास बची थी।
और उसी तरह ही जमींदारी सिस्टम जब खत्म हुआ तो कल्टीवेटर खुद जो है लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो जो बीच में जमींदारी इंटरमीडिएट थे उनको खत्म कर दिया गया था। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो जिम्मेदारी अबॉर्शन जो इंटरमीडिएट खत्म किए गए तो उसके अंदर क्या था कि इंटरमीडिएट खत्म हो गए। अब जो फार्मर थे जो एक्चुअल में उसको कल्टीवेट करते थे सरकार के साथ उनका सीधा संबंध था। और उसी तरह जो फार्मर की एक्सपेक्टेशन होती थी, फार्मर को कोई मोटिवेशन नहीं मिलती थी, फार्मर से भारी भरकम लगान जो लिया जाता था वो खत्म हो गया था। और उसी तरह जो कॉमन लैंड जो कि पहले जमींदार सिस्टम के अंदर थी, वो कॉमन लैंड उनसे ले ली गई और वो गवर्नमेंट ने विलेज पंचायतों को सौंप दी गई ताकि विलेजेस के बेनिफिट के लिए उस पे काम हो सके। और उसी तरह क्या था कि पहले जो टेलर होते थे क्योंकि उनसे ज्यादा लगान वसूल कर लिया जाता था तो उनको मोटिवेशन नहीं मिलता था। अब क्या था कि जमीन उनकी है तो उनको मोटिवेशन मिलता है तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी काफी इम्प्रूव हुई। तो अब हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन क्या पॉजिटिव इसके रिजल्ट निकले क्या नेगेटिव। तो ये जो स्टेप था बहुत ही मतलब बढ़िया स्टेप था। इट वाज एन इम्पोर्टेंट इनिशियल स्टेप टुवर्ड द लैंड रिफॉर्म इन द कंट्री। और यहाँ पे क्या था कि अब बीच में दलाल जो थे इंटरमीडिएट थे वो खत्म हो गए थे। अब फार्मर जो थे वो गवर्नमेंट के साथ सीधा कांटेक्ट में थे। अब उन्होंने लैंड रेवेन्यू पे करना है तो जो सरकार फिक्स करती है उसके मुताबिक, ये नहीं कि उनसे जिम्मेदार जैसे भारी भरकम लगान वसूल करते थे। 1730 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड जो थी इंटरमीडियरी से ले गई थी। और 2 करोड़ टेनेंट जो थे उनको गवर्नमेंट के साथ सीधे रिलेशनशिप के अंदर लाया गया था। देखो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू तो कलेक्ट करती ही करती है और उसी तरह फार्मर की वेलफेयर को भी प्रमोट करती है, ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे उनका वेलफेयर हो सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। बट इसका एक साइड इफेक्ट भी था, बुरा इफेक्ट भी था कि जिम्मेदारों ने जो मतलब जो ये एक्ट था लैंड रिफॉर्म का, उसके अंदर क्या था कि उन्होंने मतलब टेनेंट्स को ये कह के evict उनसे खाली करवा ली लैंड कि हमने खुद सेल्फ कल्टीवेट करनी है। तो जिम्मेदारी को पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट 1946 एंड 56 के अंदर ऑल इंटरमीडिएट वर अबॉलिश्ड। बट अगर हम कहने की बात करें तो लेजिस्लेशन पास किया गया था बट उसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट कमिंग थी। और जिसकी वजह से क्या था कि उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस आई क्योंकि प्लानिंग तो हो गई थी बट उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स थे जिनके अंदर क्या था कि कंप्लीटली जो था कि रिफॉर्म नहीं आ सका।